जब भी हम कोई होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है बहुत स्मूथली हो जाए। बट कई बार हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं या कई ऐसे छोटे फैक्टर्स को ओवरलुक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा वो प्रोसेस स्मूथ नहीं रह पाता और कई बार तो हमारा जो डिस्पर्समेंट है वो तक रुक जाता है। तो ऐसी क्या गलतियां हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे पॉइंट्स पे जो यूजुअली हम होम लोन लेते समय दिमाग में नहीं रखते या उनको ओवरलुक कर जाते हैं, जिससे कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, वो स्मूथ नहीं रह पाता। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन की बेल भी बजा दें सो दैट आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो आइए आगे शुरू करते हैं। जब हम लोन लेने जाते हैं, होम लोन लेने जाते हैं, तो उसके जो प्रोसेस होता है उसके दो मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला होता है होम लोन सैंक्शन होने का और दूसरा होता है लोन डिस्पर्समेंट होने का। डिस्पर्समेंट का मतलब है कि जब बैंक बिल्डर के अकाउंट पे या जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र करता है, तो उस प्रोसेस को डिस्पर्समेंट कहते हैं। तो ये दो स्टेजेस में हमारा लोन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसमें कई बार ऐसी चीज़ें हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं जिससे कि कई बार या तो हमारा सैंक्शन होने में दिक्कत आ जाती है या जो हमारा डिस्पर्समेंट होता है उस प्रोसेस में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, उस पर आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात होती है कि हम लोग यूजुअली जो अवॉइड करते हैं वो है अपना लोन में किसी को को एप्लीकेंट ना रखना। तो ये ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप होम लोन लेने जाते हैं तो उसमें एक को एप्लीकेंट ज़रूर रखें। बैंक क्योंकि आजकल सिंगल एप्लीकेंट को लोन नहीं देता है, वो हमेशा ये देखता है कि आपने कोई को एप्लीकेंट लोन में ऐड किया है या नहीं किया है। अगर आपका कोई को एप्लीकेंट नहीं है तो उस केस में आपको कोई लोकल गारंटर देना होगा बैंक को, जिससे कि आपका प्रोसेस आगे बढ़े। उसके बाद आता है कि जो हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसको प्रॉपरली मेज़र करें। जब भी लोन लेते हैं हम तो ये एक जनरल रूल है कि बैंक 100% जो लोन प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो नहीं उस अमाउंट का लोन नहीं देता है, बल्कि उसका 80 to 85% लोन देता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या है। तो कई बार हम लोग कुछ अमाउंट देके, टोकन अमाउंट देके प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं और होम लोन भी सैंक्शन कर लेते हैं, बट बाद में चल के जब हमें सेल्फ कंट्रीब्यूशन देना होता है तो हमारा मेजरमेंट गलत हो जाता है। तो उस मेजरमेंट में आप ये जरूर ध्यान रखें, आपको एक तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का जो भी मार्जिन अमाउंट है जो कि सैंक्शन नहीं हुआ है लोन का, लोन के अलावा का जो पार्ट है वो भी ध्यान रखना है। उसके अलावा हमें कुछ पोजीशन चार्जेस देने होते हैं, वो भी दिमाग में रखने हैं, और लास्ट में हमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी होती है। वो ये सारा अमाउंट आपको कैलकुलेट करके माइंड में रखना होता है जो कि आपको अपनी तरफ से पे करना होता है। तो ये जरूर ध्यान रखें, जो अपना जो पूरा सेल्फ कंट्रीब्यूशन का मेजरमेंट है या ओन कंट्रीब्यूशन का मेजरमेंट है वो प्रॉपरली आप कर लीजिए। नेक्स्ट है अपने सिबिल स्कोर को चेक करना। जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो उससे पहले अपना जो आपका सिबिल स्कोर है वो जरूर चेक कर लें। उसके लिए कई वेबसाइट हैं सिबिल स्कोर चेक करने की, उसमें जाके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी लोन मिलने में, तो वो प्रोसेस आपका ईजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो आपको उसमें मुश्किलें हो सकती हैं। तो पहले सजेशन ये रहेगा कि आप अगर 750 से कम आपका स्कोर है तो उसको आप इम्प्रूव करें, उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। उसके बाद आता है अपनी जो ईएमआई अफोर्डेबिलिटी है वो चेक करना। नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 50% ही आप अपनी ईएमआई भर सकते हैं, और बाकी का जो 50% है वो आपको बाकी एक्सपेंस के लिए चाहिए होता है। तो बैंक जब भी लोन देगा तो जो वो टोटल आपकी ईएमआईज़ हैं, जितनी भी ईएमआईज़ चल रही हैं, अदरवाइज मान लिया आपकी कोई इस होम लोन के अलावा आपका कोई लोन चल रहा है, जैसे पर्सनल लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, या और भी कोई तरह के लोन चल रहे हैं, तो उन सब की ईएमआई मिला के 50% ही होना चाहिए आपके टोटल इनकम का। अदरवाइज बैंक को लोन देने में इशू होता है। तो कई बार हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उसको हम पहले ख़त्म करें, उसके बाद ही हमें लोन मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन जरूर कर लें कि ऑलरेडी आपकी कितनी ईएमआई चल रही हैं और आपको फर्दर कितना लोन लेना है। तो ये ईएमआई अफोर्डेबिलिटी आप ज़रूर अपनी चेक कर लें। उसके बाद लोन फाइनल करने से पहले आप डिफरेंट बैंक्स के में जाके या डिफरेंट बैंक से बात करके जो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जरूर कंपेयर कर लें। कई बार होता है कि हमें किसी एक बैंक से बात करी और हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला तो हम उसको फाइनल कर देते हैं। उससे पहले ये जरूर करें कि डिफरेंट बैंक्स की आप जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपेयर करें, सो दैट जो भी आपको बेस्ट सूटेड लगता है उसको आप सेलेक्ट कर पाएँ। उसके बाद ये ट्राई करें हमेशा कि अगर कोई आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं
तो उस टाइम पे कई डेवलपर्स जो होते हैं उनके ऑलरेडी कई बैंकों से वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है। तो हमेशा ये कोशिश करें, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ऐसे ही किसी बैंक से लोन लें जिसने उस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है। उससे क्या होगा कि आपकी बहुत एक एक्सरसाइज बच जाएगी कि आपको डेवलपर को या जो उस प्रोजेक्ट को स्पेशली बैंक से अप्रूव नहीं कराना पड़ेगा, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड रहेगा, तो आपका एक प्रोसेस कम हो जाएगा और आपका जो लोन है वो ईजिली आपको मिल जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बाय द वे अगर किसी आप बैंक में जॉब करते हैं और वो आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहा है, तो उस केस में अगर आपके बैंक से अप्रूव नहीं है तो उस केस में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप स्पेशली उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाएं। अदरवाइज आप जो डेवलपर के पैनल में जितने भी बैंक्स हैं उसमें से कोई बैंक सेलेक्ट करें तो आपके लिए जो वो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसके बाद आता है जो लोन के साथ आपको जो इंश्योरेंस मिलता है, आप ज़रूर उसको लें। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपका एक लोन का जो है वो रिस्क कवर हो जाएगा। बाय द वे कोई मिस हैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली पे बर्डन नहीं आएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपका लोन रिपे हो जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स आप कर रहे हैं तो किसी कारणवश आपको ब्रेक लेना पड़ जाए जॉब से, तो कई इंश्योरेंस ऐसे हैं कि जो आपको 3-4 महीने की जो EMIs हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आप पे कर सकते हैं अगर आपकी जॉब किसी हालत में चली जाती है या आपको ब्रेक लेना पड़ जाता है। तो आप ज़रूर इंश्योरेंस को कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेटर है, तो होम लोन के साथ आप इंश्योरेंस जरूर ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बात उन पॉइंट्स की जो हमें सैंक्शन से पहले ध्यान में रखने चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स की जो हमें सैंक्शन के बाद ध्यान में रखने चाहिए, जिससे कि हमारे डिस्बर्समेंट में इशू ना आए। कई बार ये होता है कि हमारा लोन तो सैंक्शन हो जाता है, बट जब डिस्बर्समेंट करने का टाइम आता है तो किसी वजह से वो डिस्बर्समेंट रुक जाता है। तो क्या ये पॉइंट्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोन सैंक्शन कर रहे हैं तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग कुछ ना कुछ पार्ट बैंक से डिस्पर्स जरूर करवा लें। अदरवाइज एक बार अगर सैंक्शन हुए 3 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद बैंक पूरा प्रोसेस दोबारा से करता है, तो उसमें आपको दिक्कत आती है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो लोन का पार्ट है या तो पूरा पार्ट या कुछ बहुत पार्ट एटलीस्ट आप बैंक से डिस्पर्स करवा लें। उसके बाद हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी हम ओन कंट्रीब्यूशन करते हैं या अपनी ओर से जो भी हम लोग बुकिंग अमाउंट डेवलपर को या जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको दे रहे हैं, तो वो जो पैसे हम दे रहे हैं वो अपने अकाउंट से दें। वो ऐसा ना हो कि हम किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट से दे रहे हैं। तो अगर हम किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट से वो पैसे देते हैं तो हमें डिस्बर्समेंट में दिक्कत आती है, बैंक उसका जस्टिफिकेशन जरूर मांगता है। उसके बाद हमें पेमेंट प्लान ध्यान रखना है। हम उसी पेमेंट प्लान में प्रॉपर्टी खरीदें जिस पेमेंट प्लान को उस बैंक ने अप्रूव किया है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग पेमेंट्स प्लान होते हैं, बट बैंक्स कुछ ही पेमेंट्स प्लान को अप्रूव करता है। हम कोशिश ये करें कि उसी पेमेंट प्लान में हम अपनी प्रॉपर्टी लें और उसी पेमेंट प्लान में अपनी डिमांड जनरेट करवाएं, सो दैट हमारा डिस्बर्समेंट प्रॉपरली हो जाए। उसके बाद एक और ज़रूरी पॉइंट है, कई बार ये होता है कि डेवलपर बाद में आपका लेआउट है प्रोजेक्ट का या आपका फ्लैट लेआउट है उसमें कुछ चेंजेस करता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर ऐसे कोई चेंजेस हो रहे हैं तो बैंक को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, बैंक जो उसके चेंजेस के पेपर हैं वो बैंक पे टाइमली पहुंच जाए। अदरवाइज टेक्निकल इशू में आपका जो डिस्बर्समेंट है वो रुक जाएगा। ये जनरली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में होता है। वैसे आजकल ये थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि जब से रेरा आया है तब से डेवलपर यूजुअली जो अपनी जो लेआउट प्लान्स हैं या अदर पेपर्स जो हैं उनमें चेंजेस नहीं के बराबर करते हैं। बट अगर ऐसा होता है तो बैंक को आप टाइमली नोटिफाई कर लें, सो दैट उसका टेक्निकल दोबारा से बैंक करे और आपका डिस्बर्समेंट ईजिली हो जाए। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें लोन लेने से पहले या लोन सैंक्शन होने के बाद अपने दिमाग में ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो छोटी बातें हैं वो बाद में भारी पड़ जाए। तो ये बातें अगर आप दिमाग में रखेंगे इस तरीके से अपना लोन प्रोसेस करेंगे तो आपको बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे। अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं कि कुछ आपके क्वेरी है या आप चाहते हैं कि इस किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो क्वेरी या सुझाव आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।